द स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं कर रहा है, रोलिंग हो रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो होगी हाफ mv² ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आई कितना होगा? आई होगा, इसका सॉलिड है, सॉलिड होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, तो आई होगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब m और m कैंसिल आउट हो गया। अब अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो जो r ओमेगा है वो खुद v² हो जाएगा, 2 से मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा v²/2 और ये आपका आ रहा है v²/5, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 10, तो ये आपका आ गया 7v²/10, और ये किसके बराबर है? gh के बराबर। तो आपको तो v चाहिए, तो v आपका आ जाएगा √10gh/7, ठीक, √10/7 gh। सो योर आंसर इज डी पार्ट। कंसीडर 3 सॉलिड स्फीयर, 3 सॉलिड स्फीयर हैं। फर्स्ट हैज ए रेडियस r एंड मास m, दूसरा सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, मास 3m है, तीसरा सॉलिड स्फीयर है, रेडियस 3r है, मास m है। 3 सॉलिड स्फीयर अलग अलग मेटल के बने होंगे, अलग अलग रेडियस, अलग अलग मास। ऑल कैन प्लेस एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन वेयर दे विल रोल विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, टू द बॉटम। इफ अलाउड टू रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन देन द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, कौन सा सबसे लार्जेस्ट स्पीड से पहुंचेगा, किसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो एक चीज़ आपको समझनी है, देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन किया अभी, इसमें एक m मास का सॉलिड स्फीयर था, h हाइट से हमने उसको रिलीज किया, प्योर रोल करता हुआ नीचे आया, और उसकी जो वेलोसिटी आ गई वो ये आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो फाइनल स्पीड इसकी आई है वो ना मास पे डिपेंड कर रही है ना रेडियस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ऐसा ही तो है तो सबके सब सॉलिड स्फीयर और सेम ही हाइट से रिलीज करें, सबका मास और रेडियस अलग अलग है, तो उस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब जब ये सब नीचे पहुंचेंगे तो इन सबकी जो फाइनल स्पीड होगी वो सेम होगी। ऑल द स्फीयर विल हैव द इक्वल स्पीड, आंसर बनेगा इसका डी पार्ट। अब लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना हो तो स्पीड तो सेम है, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं कहा है। अगर जो उन्होंने बात कही है कि जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ये कहा गया, लेकिन इसमें तो लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी लिखा है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी समझने के लिए बहुत आसान है, ये समझिए आप कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब सबके सब एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ही हाइट से छोड़े गए हैं, तो इसका मतलब हाइट तो सबकी सेम है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी की तो पोटेंशियल एनर्जी mgh ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? जिसका मास 3m है, ये। तो सेकंड वाले केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो सेकंड वाले केस की काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका इसमें लिखा है थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ये गलत है। तो आपका सबसे बेहतर आंसर है वो क्या है? आपका डी पार्ट। 4 point masses each of mass m are placed at the corners of a square of side ABCD। ABCD स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पे 4 मासेज रखे हुए हैं, ठीक है। एक ए पे रखा है, एक बी पे रखा है, एक सी पे रखा है, एक डी पे रखा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लेंथ आपको एल दी हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी डी के पैरेलल और ए से पास होने वाली एक्सिस, तो ये जो एक्स बाई एक्सिस है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, इस एक्सिस के अबाउट। तो एक मास तो इसी एक्सिस पे लाई कर जाएगा, तो उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। बाकी ये वाला मास कितनी दूर है, तो इससे जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो ये होगी, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इसके बराबर होगी। तो कितनी होगी जरा निकालते हैं। टोटल लेंथ इसकी l है, साइड की लेंथ l है, तो ये डायगोनल बनेगा l√2 और उसका आधा बनेगा l/√2। तो b के लिए डिस्टेंस भी आएगी l/√2, और ये जो d पॉइंट है इसके लिए भी डिस्टेंस कितनी आएगी l/√2, और c के लिए डिस्टेंस पूरी की पूरी l√2 होगी, ठीक है। तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए का तो हो गया 0, बी के लिए कितना आएगा m टाइम्स l/√2 का स्क्वायर, सी के लिए m टाइम्स l√2 का स्क्वायर, और डी के लिए m टाइम्स l/√2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया आपका ml²/2 प्लस 2ml² प्लस ml²/2, तो ये आपका आया 3ml²। तो ये आपका जो आंसर बनेगा
आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी पार्ट। क्लियर? फिफ्टी 59 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको हम, वैसे तो ये इंटीग्रेशन से होने वाला है, लेकिन इसको हम थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एन नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाई, एक रॉड है 1 मीटर लेंथ की, और इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लिया ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक मीटर लेंथ की रॉड रखी हुई है। ठीक, ये रॉड है, और इसकी जो डेंसिटी है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक रखी हुई है, 1 मीटर की है ये। और इसकी जो डेंसिटी है वो x का फंक्शन है, किस तरह से, a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये x का फंक्शन है, ये डेंसिटी है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास का। अब अगर डेंसिटी फंक्शन है x का, तो ये तो इंटीग्रेशन से बनने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर मैं कहूँ इफ़, अब ए और बी कांस्टेंट ही तो हुए, ए और बी कांस्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि अगर बी, मान लिया बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो बी की वैल्यू 0 होती है, डेंसिटी ए के बराबर हो जाएगी, जो कि कांस्टेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी हो जाएगी, और यूनिफॉर्म डेंसिटी होने से उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो इन चार ऑप्शन, ये आपके पास जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कि किस केस में बी की वैल्यू 0 डाल के आंसर हाफ आ जाना चाहिए। जरा पहले वाले में देखते हैं। तो पहले वाले में अगर हम बी की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 12, तो पहले से ही आंसर कितना आ गया, हाफ। दूसरे में जरा बी की वैल्यू 0 डालें तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 9, तो आंसर बनेगा 8/9, तो ये तो हाफ हुआ नहीं। तीसरे वाले में डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 8, ये भी नहीं बन रहा है। चौथे वाले में डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर क्या बन गया आपका, ए पार्ट। अदरवाइज आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नीट के लिए इंटीग्रेट करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो कई बार चीज़ें हिट एंड ट्रायल से भी हो जाती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक राइट एंगुलर ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है ये। ठीक है, इस तरह से एक प्लेट है ये। द साइड्स आर सच दैट AB इज ग्रेटर देन BC, AB जो है वो BC से बड़ा है। तो डायग्राम दूसरा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें तो ऐसा लग रहा है ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो इसमें एक डायग्राम दूसरा हम बना लेते हैं। इस तरह से, ठीक, ये है A, ये है B और ये क्या है C। ठीक है, AB जो है वो BC से, सॉरी AB बड़ा है BC से, गलत बना दिया हमने। तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AB ये साइड है, BC ये साइड है और AC ये साइड है। सब AB और BC में AB जो है वो बड़ी है। ठीक है, इस तरह से बना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए, I1, I2 एंड I3 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, BC एंड AC। ठीक है, तो जरा ड्रॉ करते हैं इसको भी। जो AB साइड है, ये वाली जो साइड है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आपका I1, और ये जो BC साइड है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये है I2, और ये जो AC साइड है, ये वाली जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I3, और कंपेयर कराया। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है वो समझिए आप। देखिए, चाहे आप AB के अबाउट निकालो, BC के अबाउट निकालो, AC के अबाउट निकालो, प्लेट तो वही है, तो मास तो वही है, मास में कोई चेंज नहीं है। अब चेंज है मास डिस्ट्रीब्यूशन में। जब आप AB एक्सिस लोगे तो मास इतनी दूर तक फैला हुआ है, इस एक्सिस से इतनी, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप BC लाइन लोगे तो उससे इतनी दूर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, जब आप AC लाइन लोगे तो AC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी दूर तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि किस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, किस एक्सिस पे नहीं, किस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो BC एक्सिस है, इससे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। तो BC के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो BC के अबाउट आया, और BC के अबाउट है I2, BC का अबाउट जो है वो है I2, BC का अबाउट I2। तो I2 जो है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है वो होगी आपकी AB एक्सिस, क्योंकि इससे जो मास, इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है। अगर मैं वैल्यूज़ भी लिख लूँ तो वैल्यूज़ मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मान लिया ये डिस्टेंस है, इसकी लेंथ है x, इसकी लेंथ मैंने ऐसे ही मान ली 2x। ठीक, तो इसकी लेंथ कुछ बन जाएगी, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जब हम ये वाली एक्सिस कंसीडर कर रहे होंगे, ये वाली एक्सिस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बनने वाली है। तो इस वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, और ये जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आप गौर से देखो, ये x से भी कम है।
तो इसको कुछ भी मैं मान लेता हूँ 2x/3, ऐसे ही रैंडमली। अब जरा समझिए, जब आप ए बी एक्सिस लोगे तो ए बी एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन x डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो ए बी एक्सिस के लिए डिस्टेंस x जाएगी। जब आप बी सी एक्सिस लोगे तो बी सी एक्सिस से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2x तक फैला हुआ है, तो उसके लिए डिस्टेंस 2x जाएगी। और जब आप ए सी एक्सिस लोगे तो ए सी एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है और ये x से भी कम है। तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ बी सी के अबाउट, क्योंकि उसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हुआ ए बी के अबाउट, उसकी डिस्टेंस x है। और सबसे छोटा हुआ ए सी के अबाउट, उसकी डिस्टेंस x से भी कम है। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, I2 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद होगा आपका I1 और सबसे छोटा क्या होगा आपका I3। सो योर आंसर इज बी पार्ट।